नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सियाग स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम एक ग्रुप थियोरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण थ्योरम को समझने वाले हैं। आज की थ्योरम ग्रुप थियोरी में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर आधारित है और इस थ्योरम का जो नाम है वो है कैलीज थ्योरम, यानी कि कैले की प्रमेय कहते हैं इसे हिंदी में। इसका स्टेटमेंट यानी इसका कथन पढ़ा जाए तो किस प्रकार से होगा। प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकालिक होता है। अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो होगा एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप, यानी कि कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है उस फाइनाइट ग्रुप को किसी भी परम्यूटेशन ग्रुप के लिए आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है इस थ्योरम में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और किसी भी ग्रुप को किस प्रकार से आइसोमॉर्फिक सिद्ध किया जाता है, इसकी एक बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं भी है फिर भी हम इस थ्योरम को समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैं वो सारी जानकारी आपको बताते चलूंगा। लेकिन आप यदि क्रमचय ग्रुप को विस्तृत रूप में समझना चाहते हैं, यानी इसकी व्याख्यात्मक सरल एवं हिंदी में इसकी परिभाषा समझना चाहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए। वहां पर हमारा बनाया हुआ ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और वहां से आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ कैली की इस थ्योरम के संदर्भ में, आज की इस थ्योरम के संदर्भ में आपकी अच्छी समझ विकसित करने के लिए आपको होमोमॉर्फिज्म की, आइसोमॉर्फिज्म की और आइसोमॉर्फिक ग्रुप की भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसको यदि विस्तृत रूप में आप समझना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, जिसका वीडियो लिंक आपको आई बटन में अभी मिल रहा है, उसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हमें लिखना होगा, माना कि जी कोई एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए फाइनाइट ग्रुप है, परिमित ग्रुप है। फाइनाइट होने का मतलब है उसमें एलिमेंट्स की संख्या गिनी जा सकती है, गिनी जा सकने योग्य है, यानी कि परिमित है, फाइनाइट है, कुछ भी है। अब जब वो ग्रुप परिमित है तो कुछ न कुछ उसकी ऑर्डर होनी चाहिए, तो हमने मान लिया ग्रुप की ऑर्डर है वो n है, ठीक है। माना जी स्टार एक फाइनाइट ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, उसका ग्रुपांक n है, ठीक है। अब इसी ग्रुप जी जो हमने माना है स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए, इसी ग्रुप का कोई एक एलिमेंट a ले लेते हैं, ठीक है। a कोई भी एक ग्रुप जी का एलिमेंट है और इसी एलिमेंट a के संगत हम एक मैपिंग को, यानी कि एक प्रतिचित्रण एफ ए को डिफाइन करेंगे, यानी कि एक मैपिंग अब हम मानने वाले हैं, ठीक है। मैपिंग क्या है, एफ ए, और ये मैपिंग जो होगी वो ग्रुप जी से जी पर ही होगी, ठीक है। और ये मैपिंग क्या है, एफ ए एक्स बराबर ए ऑपरेशन एक्स, यानी कि एक्स कुछ भी वैल्यूज जब डालेंगे आप तो ये वैल्यूज ए ऑपरेशन एक्स यानी कि ए एक्स के रूप में हमें बार मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप जी को हम एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप यानी कि गुणनात्मक ग्रुप के रूप में मान के चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो x एलिमेंट है वो ग्रुप जी का ही एलिमेंट है और a जो है वो भी ग्रुप जी का मान के चले हैं, तो यहाँ पे a इंटू एक्स जो मिलेगा वो भी उसी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समवृत्तता के गुणधर्म से। अब हमने जो ये मैपिंग यानी प्रतिचित्रण f ऑफ ए एक्स बराबर ए एक्स यानी कि a ऑपरेशन x जो माना है, इसको हमें इस मैपिंग को 1 1 और ऑन टू सिद्ध करना होगा, यानी कि सिद्ध करना होगा कि जो मैपिंग हमने मानी है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि एक एक की भी है और आच्छादक भी है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना जरूरी है कि एक एक ही किसे कहते हैं और आच्छादक कहते हैं किसे, ठीक है। यहाँ मैपिंग में 1 1 और ऑन टू को समझने के लिए ये तीन चित्र और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपकी सहायता करेंगे। देखिए क्या क्या। पहला चित्र है, हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी है। एलिमेंट्स इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे 4 दिखाए हुए हैं, ए बी सी डी। इसी तरह से दूसरा सेट जो है दूसरी तरफ, इसमें एलिमेंट्स ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश कुछ भी इस तरह से एलिमेंट्स हैं। 1 1 होने का मतलब ये है, देखिए ये 1 1 है, ये जो मैपिंग है ये 1 1 है। क्यों है मैं बताऊं, देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के हैं, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में, यानी कि जो फंक्शनल वैल्यूज को डोमेन में पड़ी हैं, हर एलिमेंट के लिए केवल एक ही फंक्शनल वैल्यू हो। यदि इसको सरल भाषा में कहा जाए तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में केवल एक ही इमेज हो और प्रत्येक के लिए यूनिक हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट ए बी सी डी जो भी हैं, इनके लिए जो फंक्शनल वैल्यूज हैं, यानी कि जो इनकी इमेजेस हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, वो प्रत्येक के लिए अलग अलग हैं और प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है। तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए केवल एक ही इमेज हो, कहने का मतलब यदि एक से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम कहते हैं 1 1 से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 1 एक एक ही, एक से हो तो एक एक ही कहते हैं, ठीक है। देखिए ठीक इसी तरह से ये भी एक एक ही है। किस तरह से, देखिए ए बी डैश से जुड़ा हुआ है, यानी कि ए की जो इमेज है वो बी डैश है,
बी है वो डी डैश से जुड़ा हुआ है, यानी कि बी की जो इमेज है वो डी डैश है, यानी कि फंक्शन में जब बी को डालेंगे तो वैल्यू के रूप में हमें डी डैश मिलेगा। ठीक है, मैंने जो उदाहरण दिया वो उस हिसाब से उदाहरण आपको एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, उस फंक्शन के हिसाब से वैल्यूज आएंगी, या आपको फंक्शन दिया होगा उस हिसाब से इनकी वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं उदाहरण देके आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप 1 1 और 2 को समझ सके। ठीक है, बाकी हमने जो उदाहरण दिया है ना नीचे, यही काम मिलेंगे, ये पढ़ा जो पीछे। ठीक है, अब देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज को देखिए, यदि 1 1 से जुड़ा हुआ तो 1 1 होगा। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये आपको कोडोमेन जो दिया हुआ है ना, कोडोमेन जो दिया हुआ है, कोडोमेन की हर एलिमेंट के लिए, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई न कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे ये दिए हुए हैं और ये इनकी प्री इमेजेस हैं। ऑन टू को यानी आच्छादक को आप फिर से समझ लीजिए। आच्छादक होने का मतलब ये है कि ये जो दूसरी तरफ सेट दिया हुआ है जो कि इमेजेस का सेट है, यानी कि इसमें सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को जब आप फंक्शन में डालेंगे तो हमारे को फंक्शनल वैल्यूज मिलेंगे और फंक्शनल वैल्यूज का सेट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल वैल्यूज होती है, इनको हम कहते हैं इमेजेस। और इमेजेस होंगी किसकी? ये सारी इमेजेस होंगी इन एलिमेंट्स की। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स जो उपस्थित है ना, उन सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे डी डैश के लिए यहाँ पे प्री इमेज कौन है? बी है, तो बी की इमेज कौन है? डी डैश है। सी डैश के लिए प्री इमेज कौन है? डी है। सी डैश के लिए प्री इमेज डी है, तो डी की इमेज कौन हुई? सी डैश है। इसी तरह से सभी के लिए होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसके लिए डोमेन में प्री इमेज ना हो, यानी कि हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डैश ऐसा है जिसके लिए कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ए डैश छूट गया। ए डैश छूट गया, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है, यानी कि एक एलिमेंट को एक दूसरे के साथ मैप कर रहे हैं, उनका प्रतिचित्रण निकाल रहे हैं, इसका चित्र ये है, ये इसका चित्र है, तो इस तरह से इनकी इमेजेस निकाल रहे हैं। तो इमेजेस में ये एलिमेंट छूट जाने की वजह से ये जो मैपिंग है वो आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होती? जब इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस होती, और इसमें जो बी कोडोमेन जो है इसके हर इमेज के लिए इसमें जो एलिमेंट उपस्थित हैं, यानी कि जो इमेजेस हैं, उन सभी इमेज के लिए प्री इमेज यहाँ उपस्थित हैं। ए डैश के लिए प्री इमेज कौन है? ए है। बी डैश के लिए प्री इमेज कौन है? सी है। सी डैश के लिए प्री इमेज कौन है? बी है। डी डैश के लिए प्री इमेज कौन है? डी है। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन का, यानी कि इस बी सेट का कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों एलिमेंट से जो ए के चारों एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, बी के सारे एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए, तो ऑन टू कहते हैं उसे, उस मैपिंग को ऑन टू कहते हैं। यहाँ पे बी का एक एलिमेंट छूट गया, मतलब ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं एक एलिमेंट से, यानी कि ये ऑन टू है। ठीक है, ये क्या है? ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 का मतलब ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में केवल एक ही इमेज होगी और प्रत्येक के लिए एक ही होगी और एक एक से ही जुड़ा होगा। 1 1 ऑन टू को किस तरह से प्रूफ किया जाता है, यानी कि 1 1 और ऑन टू को किस तरह से मैथमेटिकल वैल्यूज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी मैपिंग 1 1 है और ऑन टू है। किसी भी मैपिंग को, किसी भी प्रतिचित्रण को 1 1 और ऑन टू सिद्ध करने के लिए उस फंक्शन की वैल्यूज लेते हैं हम, किन्हीं भी, यानी कि कोडोमेन से कोई भी दो फंक्शनल वैल्यूज लेते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोडोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन्हें इक्वल हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हम f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल मान के चल रहे हैं। तो x और y की जो इमेजेज हैं वो यदि इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ही इक्वल हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 1 होने का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ही अलग है, एक की इमेज दूसरी की इमेज से बिल्कुल मैच नहीं करती। और जब हम इनकी दो इमेजेस को, यानी कि इनकी फंक्शनल वैल्यूज को इक्वल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह एलिमेंट खुद ही इक्वल हैं। अब उसका नाम केवल अलग अलग है। वह x जो हम दिखा रहे हैं, जो y नाम दिखा रहे हैं, वह एक ही एलिमेंट के दो नाम है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस तरह से प्रूफ कर देते हैं कि आपके कोडोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल मान के हम चलते हैं और हमें यदि वापस डोमेन में भी वही एलिमेंट्स वापस इक्वल मिल जाए तो हम कहते हैं कि वो 1 1 है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोडोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स को आपको इक्वल लेके चलना है और डोमेन में भी वही एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए, तो मैपिंग 1 1 होती है। और यदि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज है
तो मैपिंग ऑन टू होती है। हमने किसी भी मैपिंग के लिए 1 1 ऑन टू का क्या मतलब है और इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता समझाएं। अब हम इस थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, जी कोई भी एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए फाइनाइट ग्रुप मान लिया जिसका ग्रुपांक n है, ठीक है। अब इस पर हमने एक मैपिंग डिफाइन की एफ ए, ठीक है, और मैपिंग के लिए जो फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स जो है वो ए एक्स वैल्यूज दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे x जो होंगे वो सारे ग्रुप जी के एलिमेंट्स होंगे और a जो है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है ही, और ये ग्रुप जी से ग्रुप जी पर ही मैपिंग एफ ए है। अब इस मैपिंग को 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हैं सबसे पहले तो हम, ठीक है, हमने मैपिंग मान ली। अब इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास इमेजेस क्या मिलेंगी, x डालेंगे तो ax, y डालेंगे तो ay और z डालेंगे तो az मिलेंगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 1 1 प्रूफ करने के लिए को डोमेन से कोई भी दो वैल्यूज इक्वल मानते हैं, तो को डोमेन से जो वैल्यूज हम इक्वल मानते हैं उनके लिए जो प्री इमेजेस हैं वो भी इक्वल आनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि मैपिंग 1 1 है। तो हम मान के देखते हैं। अब देखिए हमने फंक्शन क्या है, हमने माना f ऑफ ए एक्स, तो मिलेगा a ऑपरेशन x, यहाँ पे x डाला हमने तो मिल जाएगा ax, y डाला तो ay। तो देखिए यहाँ पे x डाला तो ax मिलेगा और y डाला तो ay, यानी कि ax और ay हम ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल मान रहे हैं, ax और ay इक्वल मान रहे हैं। देखिए ये पे समीकरण पड़ी, यहाँ पे ax और ay कह सकते हैं, यहाँ पर f ऑफ ax या f ऑफ ay ये दोनों इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि f ऑफ ax और f ऑफ ay हमने इक्वल माना, यानी कि ax और ay को इक्वल माना, तो ये दोनों इमेजेज हमने इक्वल मानी है, तो इनके लिए जो प्री इमेजेज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। ax और ay हमने इक्वल माना है, इसका मतलब ये है कि ax के लिए प्री इमेज x है और ay के लिए प्री इमेज y है, तो जब ax और ay इक्वल होंगे इसका मतलब है कि x और y एक ही एलिमेंट है, x और y एक ही एलिमेंट है, दो अलग अलग नाम भले हो जाएं, तभी तो इमेजेस बराबर हो सकती हैं, क्योंकि 1 1 होने का मतलब है कि इमेजेस बराबर नहीं होंगी किन्हीं भी दो अलग अलग एलिमेंट्स की। तो हमने कोई भी दो इमेजेस बराबर मानी f ऑफ ax और f ऑफ ay, तो हमें x और y इक्वल मिलना चाहिए। अब देखिए फंक्शनल वैल्यूज क्या है, ax और ay इक्वल मान लिया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से a दोनों तरफ से कट सकता है, तो यहाँ से a काटने पर क्या मिल रहा है, x इक्वल टू y मिल रहा है, यानी कि f ऑफ ax f ऑफ ay, यानी कि x की जो इमेज है वो और y की जो इमेज है उसको हमने इक्वल माना, तो इसका मतलब है कि x और y भी इक्वल ही हैं। समझ रहे हैं बात को, यानी कि ये मैपिंग 1 1 है, और 1 1 होने के साथ साथ ये मैपिंग ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब ये है कि कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, मतलब ये है कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में, ठीक है। और हम इसको ऑन टू क्यों कह रहे हैं, ये आच्छादक क्यों है, ये मैपिंग आच्छादक इसलिए है क्योंकि ये मैपिंग ग्रुप जी से जी पर ही है, यानी जी में जितने एलिमेंट्स हैं और वापस दूसरी तरफ भी जी में उतने एलिमेंट्स हैं। एक्स यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है यहाँ पे, ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ तो है ही। समझ रहे हैं आप बात को, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप जी से ग्रुप जी पर ही मैपिंग है, तभी हम कह सकते हैं कि अच्छा तक है, ठीक है। तो 1 1 तो है, इसके साथ साथ ऑन टू भी है। अतः ये जो एफ ए जो है वो परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन क्या होता है, कोई भी एक मैपिंग जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसी मैपिंग को हम परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और यदि परम्यूटेशन को विस्तृत रूप में समझना चाहें तो मैं वीडियो आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो मिल जाएगा। अब एक बार फिर से आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट यानी कथन को पढ़ लीजिए ताकि आगे की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाए। प्रत्येक परिमित ग्रुप यानी कि हर एक फाइनाइट ग्रुप के लिए हमारे पास परम्यूटेशंस का जो ग्रुप बनेगा, यानी कि जो क्रमचय बनेंगे, उन क्रमचयों का जो ग्रुप होगा वो ग्रुप तुल्यकारी होगा। तुल्यकारी होने का मतलब है कि वहाँ उस पर आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन होगी। तो आइसोमॉर्फिज्म तो डिफाइन कब होगी, जब एक ग्रुप होगा और एक दूसरा ग्रुप जो कि परम्यूटेशंस को मिला के बनेगा वो ग्रुप होगा। सबसे पहले हम तुल्यकारिता को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि आपको विस्तृत रूप से समझना हो तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और उसका वीडियो लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तुल्यकारिता को शॉर्ट में समझ लीजिए। हमारे पास एक ग्रुप होता है जो कि अभी हमने मान लिया है, ठीक है, स्टार ऑपरेशन के लिए ग्रुप मान लिया है, ठीक है। एक परिमित ग्रुप है, ये हमने जी मान लिया है। एक दूसरे तरफ दूसरा ग्रुप होता है जी डैश, ठीक है, दूसरे अलग ऑपरेशन के लिए। ये ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे ऑपरेशन ओ है। ये स्टार ऑपरेशन अलग अलग दर्शाया गया ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये ऑपरेशन अलग अलग होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप
दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी ग्रुप है, दूसरा जी डैश है। इस पे आपको एक प्रतिचित्रण यानी कि एक मैपिंग डिफाइन करनी है। आपको ग्रुप जी के एलिमेंट्स को ग्रुप जी डैश के एलिमेंट्स के साथ मैप करना है। यानी कि यहाँ पे एफ कोई भी एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन के जरिए से जब आप ग्रुप जी के एलिमेंट्स डालेंगे तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे और उन एलिमेंट्स को मिला के आप जी डैश सेट बनाएंगे, ठीक है। और जी डैश जो सेट होगा, सबसे पहले उसको आपको ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जब ये मैपिंग ग्रुप जी से जी डैश पर जो आपने डिफाइन की है, यदि वह मैपिंग एफ जो भी है वो 1-1 हो सबसे पहले तो, और उसके साथ साथ ऑन टू भी हो और इस कंडीशन का पालन करे, यानी कि होमोमॉर्फिज्म हो। यानी जो मैपिंग आपने मानी है वो सबसे पहले वो मैपिंग 1-1 होनी चाहिए, वो मैपिंग ऑन टू होनी चाहिए और वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब ये है कि उसमें इस कंडीशन का पालन होता हो। आपको होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म को विस्तृत रूप से समझना है तो वीडियो आई बटन में मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म का होने का क्या मतलब है। होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब है कि आपको कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं जी से, उनको जी के ऑपरेशन से पहले ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा उसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। वो फंक्शनल वैल्यू बराबर आनी चाहिए ए और बी की जो फंक्शनल वैल्यूज हैं, यानी कि ए और बी को पहले ही आप फंक्शन में डाल के उनकी इमेजेस प्राप्त कर लें। अब जो वैल्यूज प्राप्त हुई उन वैल्यूज को ऑपरेट करेंगे ओ ऑपरेशन के साथ जो जी डैश का है, यानी कि जी के कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, उनको जी के ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद उसकी फंक्शनल वैल्यूज निकालेंगे और वो वैल्यू जो प्राप्त होगी वह वैल्यू बराबर आनी चाहिए जी डैश के ऑपरेशन के साथ इनकी इमेजेस जो प्राप्त हुई है, यानी कि जो फंक्शनल वैल्यूज प्राप्त हुई है ए और बी की अलग अलग, इन दोनों को ऑपरेट करें, वो बराबर आना चाहिए। यानी कि पहले आप इनका संयोजन कर ले ए और बी का, फिर उसका प्रतिबिंब निकाले, वो बराबर आना चाहिए। इनके अलग अलग पहले प्रतिबिंब निकाल लें और फिर इनको संयोजन करें। तो इस प्रकार की कंडीशन का पालन हो तो हम कहते हैं कि जो मैपिंग होती है वो होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। और होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ मैपिंग 1-1 भी हो और मैपिंग ऑन टू भी हो, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर जो मैपिंग हमने डिफाइन की है वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और मैपिंग ग्रुप जी से जी डैश पर तुल्यकारी हो तो ग्रुप जी को जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहते हैं। यानी कि ग्रुप जी जो है वह जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप है और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, जी को इस तरह से इसके इक्वल रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप जी जो है वह जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप है। जी जो है वो जी डैश का तुल्यकारी है, यानी कि जी को जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहते हैं। और हमें यही प्रूफ करना है कि ग्रुप जी जो है वो जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप है। तो इसको अंत में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और तुल्यकारी करने के लिए सबसे पहले इन दोनों ग्रुपों पर तुल्यकारिता को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अब तक क्या किया, एक ग्रुप मान लिया और इस ग्रुप पर तुल्यकारिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने के लिए हमने एक मैपिंग मान ली सबसे पहले, ठीक है। इस मैपिंग को हमने चूंकि तुल्यकारिता के लिए 1-1 और ऑन टू कंडीशन जरूरी है, इसलिए इसको सबसे पहले हमने 1-1 और ऑन टू प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक और दूसरा ग्रुप जो कि क्रमचयों का बनेगा, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया कि ये कोई भी परिमित ग्रुप होगा, वो दूसरा ग्रुप जो कि जी डैश होगा जो कि क्रमचयों से मिलकर बनेगा। यानी कि क्रमचय जितने भी होंगे उन क्रमचयों का एक सेट बनेगा, उस सेट को हमें जी डैश ग्रुप सिद्ध करना होगा सबसे पहले तो अब हमने यहाँ पे जी डैश माना जो कि एफ ए परम्यूटेशन से मिलकर बने हुआ है, जिसमें कि सारे एफ ए जो क्रमचय होंगे वे होंगे, क्योंकि हमने दूसरा ग्रुप जो जी डैश है वो क्रमचयों से मिलके जो बनेगा उसको मानना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, अब माना जी डैश एफ ए टाइप्स के जितने भी परम्यूटेशंस हैं उनसे मिलके बना हुआ एक समुच्चय है, यानी कि सेट है। अभी तक जी डैश ग्रुप नहीं है, सबसे पहले उसको ग्रुप सिद्ध करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि जी डैश जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है, तथा जी से जी डैश पर तुल्यकारिता परिभाषित करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी डैश को ग्रुप सिद्ध करना होगा। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करना होगा, उसके बाद एसोसिएटिविटी को, और उसके बाद आइडेंटिटी इसमें एलिमेंट होना चाहिए, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। तो आइए प्रूव करते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे एफ ए और एफ बी दो परम्यूटेशंस हमने ले लिए।
इन दो परम्यूटेशंस को क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होना चाहिए कि इनको आप दो एलिमेंट्स ले लिए, उन्हें आप ऑपरेट करेंगे उस ऑपरेशन के साथ जो जी डैश के लिए है। जी डैश के लिए ऑपरेशन का नाम हम ओ दे देते हैं, ठीक है। हालांकि ये स्टार ऑपरेशन के एक जैसा ही ऑपरेशन है, यानी कि दोनों के लिए गुणा ये है, दोनों जी डैश और जी दोनों ग्रुप जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। अब जो ऑपरेशन ओ नाम हमने दिया है उसके लिए जो इन्हें अलग अलग एलिमेंट्स को हमने लिया है ना, ए और बी, तो कोई भी दो एलिमेंट्स एफ ए और एफ बी लिए हैं, इनको ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी जी डैश में होना चाहिए। अब हम ट्राई करते हैं कि ऐसे में वापस मिल रहे हैं। एफ ए और एफ बी क्या है, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं जी डैश से, इसमें जो ए और बी है वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एफ ए और एफ बी को ऑपरेट करेंगे इस एक्स के जरिए से, एक्स एलिमेंट है वो भी ग्रुप जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। एक्स के जरिए से करेंगे चूंकि ये दोनों फंक्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों परम्यूटेशंस हैं और कोई भी परम्यूटेशन होता है वो एक फंक्शन यानी कि एक मैपिंग होती है। और मैपिंग क्या होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू, वो मैपिंग जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, उस मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। तो एफ ए और एफ बी कोई दो परम्यूटेशंस हैं। अब इनको एक्स अलग अलग एलिमेंट्स के जरिए ऑपरेट करते हैं हम। देखिए एफ ए और एफ बी जो है इनकी वैल्यूज क्या मिलने वाली है, अभी हमको एफ ए और एफ बी दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज हमने पीछे ही बता दिया है कि एफ ए जो होगा वो ए एक्स टाइप्स के एलिमेंट्स देंगे, ठीक है। इसमें हमने जो एलिमेंट्स लिए वो सारे परम्यूटेशंस हैं। तो एफ ए एफ बी के साथ एक्स के जरिए से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि एफ ए ऑपरेशन एफ बी एक्स लिख रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ ए और एक्स को एफ बी के लिए ले सकते हैं, यानी कि एफ बी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब एफ बी एक्स क्या होगा, चूंकि ऑपरेशन जो है वो ए एक्स टाइप्स के एलिमेंट्स देता है, तो एफ बी एक्स के स्थान पे बी एक्स मिल गया, ठीक है। अब एफ ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी एक्स है, ठीक है। एफ ए के अंदर जो एक्स के स्थान पे जिस तरह से बी के लिए अंदर एक्स है, उस तरह से एफ ए के लिए अंदर बी एक्स है। तो एफ ए जो है वो भी उसी तरह के एलिमेंट्स देगा। अब देखिए चूंकि एफ ए के लिए अंदर क्या है, बी एक्स है, तो एफ अंदर हमने x डालते हैं तो ax मिलता है, ठीक है। अंदर जो भी डालते हैं उसके साथ a का गुणा होकर मिलता है, ठीक है। अब चूंकि ये a के लिए ही है इसलिए a का गुणा होकर इसके साथ मिलेगा। अंदर bx है तो बार मिल जाएगा हमें abx, ठीक है। तो अब abx मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं ab गुणा x बार रख सकते हैं। ab के स्थान पे हम fab लिख सकते हैं वापस, और x तो पड़ा ही है साथ में। x क्या है, ये सारे g के एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखिए fa और fb को ऑपरेट किया तो हमें क्या मिला, एफ ए बी मिला। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एफ ए को ऑपरेट करें एफ बी के साथ तो मिलता है एफ ए बी। और एफ ए बी क्या है, एफ ए बी इस जी डैश में है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ए बी जो एलिमेंट है वो ग्रुप जी का है, ठीक है। ए एलिमेंट ग्रुप जी का है, बी एलिमेंट ग्रुप जी का है, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ए बी जो मिलेगा वो जी का है। और यहाँ पे जो एलिमेंट डालेंगे वो ग्रुप जी के होंगे, ए सारे एलिमेंट्स ग्रुप जी के होंगे। तो ए बी ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो कुछ भी यहाँ पे आप डालेंगे ए बी के स्थान पे तो मिलना क्या है, एफ ए। एफ ए तो ग्रुप में होगा, और ए जितने भी एलिमेंट्स आप ग्रुप जी से डालने वाले हैं उसके लिए जो भी एफ ए मिलेगा वो ग्रुप जी डैश में होगा ही। और यहाँ पे ए बी भी उसी एलिमेंट ए के रूप में डाला जा सकता है। तो कह सकते हैं हम कि हमने दो एलिमेंट्स लिए और इन्हें ऑपरेट किया तो एफ ए बी मिला, और वो एफ ए बी यहाँ पे ग्रुप जी डैश में है, यानी कि यहाँ पे जी डैश में क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी यानी सहचर्यता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए इसके लिए तीन एलिमेंट्स हमें लेने होंगे, एफ ए एफ बी तथा एफ सी। हमने कोई भी तीन एलिमेंट्स ग्रुप जी डैश से लिए, जहाँ पे ए और बी और सी जो भी है ये ग्रुप जी के एलिमेंट्स होंगे। अब एफ ए एफ बी और एफ सी के साथ यदि इस कंडीशन का पालन होता हो, यानी कि एफ ए को आप ऑपरेट करें एफ बी और एफ सी के ऑपरेशन के रिजल्ट के साथ, वो बराबर आना चाहिए एफ ए और एफ बी का जो रिजल्ट आएगा उसको ऑपरेट करेंगे एफ सी के साथ। यानी कि एफ ए को आप ऑपरेट करें एफ बी और एफ सी के रिजल्ट के साथ, या फिर एफ ए एफ बी को पहले ऑपरेट करते हैं जो रिजल्ट आएगा उसको ऑपरेट करें एफ सी के साथ, दोनों बराबर आना चाहिए। यानी कि पहले आप किसको किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं और किसको किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1, 2 को और 3 को जोड़ के देखिए, यदि यहाँ पर जोड़ना होता तो 1 को आप 2 और 3 की जोड़ के साथ जोड़ें, या 1 और 2 की जोड़ के साथ 3 को जोड़े, दोनों बराबर ही आना है। ठीक इस तरह से ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं होता, अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीन एलिमेंट्स ले लिए, एफ ए एफ बी और एफ सी ले लिए। तो एफ ए ऑपरेशन एफ बी एफ सी कोष्टक के अंदर है, एफ बी एफ सी को हम लिख सकते हैं एफ बी सी, ठीक है। एफ बी सी हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज हम बता चुके हैं। एफ ए और एफ बी हो तो उसको एफ बी ए बी लिख सकते हैं, बी सी हो तो उसको एफ बी सी लिख सकते हैं,
इसको जब आप आगे x के जरिए से ऑपरेट करेंगे तो आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से आपने ए बी को ऑपरेट किया x के जरिए से, यहाँ इस तरफ से x ले लिया, अब x अंदर आ जाएगा तो ए बी मिलेगा और यहाँ पे ए बी x मिल गया। अब यहाँ पे जो आपको x मिला हुआ ये इसको x से x काट भी देना तो एफ ए ऑपरेशन एफ बी के स्थान पे ए बी मान सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसको हम सीधा लेकर, हालांकि आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से। तो एफ ए के स्थान पे ए और बी सी है तो बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब ए कोष्टक बी सी अंदर है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी कोष्टक के अंदर ले लें और सी बार ले लें, है तो ए बी सी। अब ए बी के स्थान पे वापस एफ ए बी लिख सकते हैं और सी के स्थान पे एफ सी। ये आपको समझना होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको इस जरिए से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एफ ए बी ऑपरेशन एफ सी है तो एफ ए बी के स्थान पे हम वापस क्या लिख सकते हैं, एफ ए ऑपरेशन एफ बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा था एफ ए बराबर एफ बी हो तो उसको एफ ए बी लिख सकते हैं, एफ ए बी हो तो एफ ए ऑपरेशन एफ बी लिख लो। तो ए बी के स्थान पे एफ ए ऑपरेशन एफ बी लिख लें और एफ सी गुणा में है ही, यानी कि एफ ए ऑपरेशन कोष्टक के अंदर एफ बी एफ सी हो उसके साथ करें, या फिर एफ बी को पहले ऑपरेट कर दें, उसका रिजल्ट जो आएगा उसको एफ सी के साथ करें, ये बराबर आना है। और इस तरह की कंडीशन का पालन होता है तो हम क्या कहते हैं कि ग्रुप में एसोसिएटिविटी का पालन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ग्रुप जी डैश जो है वो एसोसिएटिव है। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए तभी तो ग्रुप होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस कैसे हो जाएगा, यानी कि एफ ई का एग्जिस्टेंस जी डैश में होना चाहिए। और एफ ई क्या मिलेगा, जब यहाँ पे आप ई डाल देंगे तो आपको एफ ई मिल जाएगा। और एफ ई कब मिलेगा, जब ई होना चाहिए, और ई ग्रुप में जी में है ही, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप है, उसको हमने ग्रुप माना है। तो ई ग्रुप जी में है तो एफ ई भी जी डैश में होगा, क्योंकि एफ ई तो एक फंक्शनल वैल्यू ही है ना, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ई एफ ई का एग्जिस्टेंस जी डैश में होगा, ये पक्का है। और जब आप उस एग्जिस्टेंस का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करवा के दिखाएंगे तो आपको वापस वही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जैसा कि आइडेंटिटी एलिमेंट सदैव करता है कि आप एफ ई को एफ एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसको एफ ई एक्स लिख लेंगे, यानी कि वो एफ एक्स आना है। और एफ एक्स को भी एफ ई के साथ कम्यूटेटिव रूप में करेंगे तो भी एफ एक्स ही मिलना है, यानी कि एफ ई का एग्जिस्टेंस यहाँ पे होगा ही, क्योंकि ई का है और ई होगा तो एफ ई तो होगा ही। ठीक है, इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब हम देखते हैं इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट कब होता है, हमने जो एक एलिमेंट एफ ए लिया है उसके साथ ऐसा कोई एलिमेंट हमें ऑपरेट कर दें जिससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट भी है यहाँ पे। तो ग्रुप जी में कोई एक एलिमेंट ए है तो ए इनवर्स भी होगा, यानी कि ए इनवर्स जो है उसके लिए एफ ए इनवर्स होना चाहिए जी डैश में, क्योंकि ए जब आप यहाँ डालेंगे तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एफ ए इनवर्स यहाँ पे होगा ही। एफ ए जिस तरह से है इस तरह से एफ ए इनवर्स भी ग्रुप जी डैश में होगा। और जब एफ ए और एफ ए इनवर्स को जब ऑपरेट करेंगे आप तो आपको एफ ई मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एफ ई, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक एफ ए एलिमेंट जो कि परम्यूटेशन है, हर एक एफ ए परम्यूटेशन के लिए एक इनवर्स परम्यूटेशन एफ ए इनवर्स जरूर होगा जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, इसको आप यदि एक एग्जांपल के साथ समझना चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बता चुका हूं, वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको वहां समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली परम्यूटेशंस का किस तरह से गुणा किया जाता है। वहां पर आपको प्रैक्टिकल रूप में ये सारी प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सब मिल जाएंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर परम्यूटेशंस जो हमारे पास है बहुत सारे, उनका एक कलेक्शन होगा, उसको एक सेट कहेंगे हम, और उस सेट को हमें ग्रुप सिद्ध करना होगा तो इस सारी प्रॉपर्टी का पालन करेगा। वहां पर प्रैक्टिकल रूप में हमने सभी को समझा ही है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आज की इस वीडियो में हमने ये सिद्ध कर दिया कि जी डैश है वो एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें ये सारी प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। ठीक है, तो एक ग्रुप जी सबसे पहले माना, उसके लिए हमने एक मैपिंग मानी, उस मैपिंग को सबसे पहले 1 1 1 2 प्रूव किया। अब एक दूसरा ग्रुप जी डैश माना जो कि क्या है, सारे परम्यूटेशंस का कलेक्शन है। ठीक है, उस सेट को हमने ग्रुप सिद्ध किया। अब हम तुल्यकारिता डिफाइन करेंगे, पहले वाले ग्रुप जो जी माना उससे इस दूसरे वाले परम्यूटेशंस का ग्रुप जो जी डैश है उस पर। ठीक है, यानी कि जी से जी डैश पर हम एक तुल्यकारिता डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम एक मैपिंग मान लेते हैं फाई। ठीक है, यानी कि प्रतिचित्रण मान लेते हैं फाई जो ग्रुप जी से जी डैश पर है, और ये फाई जो ए है ना वो एलिमेंट क्या देंगे, एफ ए, यानी कि फाई में जब आप ए एलिमेंट्स डालेंगे तो एफ ए टाइप्स के एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे, यानी जो एफ ए हमने पहले मानी थी वही मिलने वाला है वापस। ठीक है, फाई ए जो है वो एफ ए टाइप्स के एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे सारे, और ए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं।
तो ग्रुप जी से जी डैश पर जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर्टी तुल्यकारिता वाली डिफाइन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस फाई को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा, ठीक है। 1 1 ऑन टू के साथ साथ होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन का पालन होना चाहिए, तभी तो तुल्यकारिता होती है। तो फाई ए को कर देंगे और एफ ए को हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो फाई ए जो है बेसिकली एफ ए पर ही डिफाइन है, जिसको ऑलरेडी 1 1 ऑन टू प्रूव कर चुके हैं। तो सबसे पहले इस फाई को ही कर देते हैं हम, ठीक है। फाई को 1 1 प्रूव करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स ग्रुप जी के ले लेते हैं, ए और बी, और एफ 1 1 कंडीशन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाई ए और फाई बी इमेजेस जो मिली हमें, फंक्शनल वैल्यूज जो मिली है को डोमेन से उनको इक्वल माना, और इनके लिए जो प्री इमेजेस हमें डोमेन में मिलेंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए और बी इक्वल मिलना चाहिए। तो ये 1 1 है फाई, ठीक है। तो फाई ए और फाई बी हमने मानी। अब देखिए फाई ए में वैल्यू क्या होती है, एफ ए, ठीक है। तो फाई ए के लिए एफ ए और फाई बी के लिए एफ बी वैल्यू है। एफ ए के लिए वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं आपको, यहाँ पे एक्स के जरिए से वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स मिलेगी, और एफ बी के लिए बी एक्स मिलेगी। यहाँ पे आप काट सकते हैं एक्स को, यहाँ पर आप राइट कैंसिलेशन लॉ से काट लेंगे एक्स को, तो ए बराबर बी मिल जाएगा, यानी कि फाई बी हमने इक्वल मान के चले और ए और बी यहाँ पे इक्वल मिल गया, ठीक है। यानी कि इमेजेस को इक्वल मानी, जिन दो एलिमेंट्स के लिए इमेजेस थी वो एलिमेंट्स भी इक्वल मिले। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक एलिमेंट के लिए इमेज एक ही है, ठीक है। आप कोई भी दो एलिमेंट्स अलग अलग ऐसे नहीं ले सकते हैं जिनकी इमेजेस बराबर होंगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने ए और बी इमेजेस बराबर ले ली और उनके लिए एलिमेंट्स अलग अलग हो। एक ही एलिमेंट के लिए दो इमेज नहीं होगी, एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होगी, 1 1 तभी कहते हैं, ठीक है। तो 1 1 प्रूव हो गया। अब यहाँ पर जी और जी डैश दोनों ही परिमित समुच्चय हैं और इनमें एलिमेंट्स की संख्या समान है, यानी कि जी में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही जी डैश में यहाँ पे आइसोमॉर्फिक इमेजेस मिलेंगे आपको। तो एलिमेंट्स की संख्या समान होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परम्यूटेशंस एफ ए बनेंगे और एफ ए परम्यूटेशंस जो आपको मिलेंगे वो इस फंक्शन में जितने एक्स आप वैल्यूज डालेंगे उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या होगी वो इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि फाई 1 1 के साथ ऑन टू भी होगा, यानी आच्छादक भी है, ठीक है। तो इसको 1 1 और ऑन टू तो प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले एक ग्रुप लिया, परिमित फाइनाइट ग्रुप जी लिया, उस पर एक मैपिंग डिफाइन की, उसको 1 1 ऑन टू प्रूफ किया, ठीक है। और उस ग्रुप से जितने परम्यूटेशंस बने उसको लेके एक सेट बनाया जी डैश, उसको ग्रुप सिद्ध किया, यानी कि एक ग्रुप जी लिया, दूसरा ग्रुप जी डैश लिया। अब जी से जी डैश पर आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव कर दें तो ग्रुप जी जो होगा वो जी डैश का आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने के लिए जो मैपिंग हमने फाई ली है उसको 1 1 और ऑन टू तो पहले प्रूव कर चुके हैं। इसके लिए केवल इस कंडीशन का पालन होना चाहिए, यानी कि होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन का पालन होना चाहिए केवल। तो इस कंडीशन का पालन होने के लिए हमने ए और बी कोई भी ग्रुप जी से दो एलिमेंट्स ले लिए। अब क्या करेंगे, देखिए फाई ए बी बराबर फाई ए और ऑपरेशन फाई बी होना चाहिए। फाई ए बी फाई ए फाई बी इस तरह से आना चाहिए, ये कंडीशन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले फाई ए बी का मान निकालते हैं। देखिए फाई ए बी का मान होगा वो एफ ऑफ ए बी मिलेगा, क्योंकि फाई जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, इस तरह की हमने मैपिंग मानी है इसको। तो यहाँ पे फाई ए बी का मान होगा वो एफ ऑफ ए बी के बराबर होगा, ठीक है। एफ ऑफ ए बी है ना, जो इस एफ ऑफ ए बी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इस तरह से उसको लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ बी जो है फाई बी का मान के बराबर होता है, एफ ऑफ ए जो है वो फाई ए के मान के बराबर होता है, यानी कि एफ ऑफ बी के स्थान पे फाई ए लिख सकता हूँ, एफ ऑफ बी के स्थान पे फाई बी लिख सकता हूँ, यानी कि फाई ए बी बराबर फाई ए ऑपरेशन फाई बी मिल रहा है यहाँ पे। और यही कंडीशन होती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, होमोमॉर्फिज्म की। और होमोमॉर्फिज्म में ये फाई होमोमॉर्फिज्म है, इसके साथ साथ 1 1 ऑन टू तो है ही, यानी कि फाई टोटली कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है। तो फाई आइसोमॉर्फिज्म है, तो इस कारण ग्रुप जी से जी डैश पर ये आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर ली हमने। तो ग्रुप जी जो है वो जी डैश का आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाता है। अब इसके दो एग्जांपल भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और दोनों एक काफी प्रचलित एग्जांपल है इसके लिए। एक तो है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वाला, और एक है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा वाला, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा का मान होता है √-1 और ओमेगा का मान होता है -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये इनकी वैल्यूज होती हैं। अब हम सबसे पहले बी जो है ना 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये एक परिमित ग्रुप है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की संख्या परिमित है। इसके लिए टोटल परम्यूटेशंस बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो एक सेट ये हो जाएगा और दूसरा परम्यूटेशंस का जो सेट होगा
इससे इस पे आइसोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ पे परम्यूटेशंस बना के दिखा देता हूँ कि वो परम्यूटेशंस कौन कौन से बनेंगे जिनको मिला के एक सेट बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप है ही, और दूसरी तरफ इनके परम्यूटेशंस का जो एक सेट होगा 3 परम्यूटेशंस का, जो कि आइसोमॉर्फिक इमेजेस होंगी केवल, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसकी वजह से टोटल परम्यूटेशंस बनने वाले परम्यूटेशंस की संख्या तो 6 है, लेकिन उसमें से आइसोमॉर्फिक इमेजेस यानी कि जो तुल्यकालिक प्रतिचित्रण जो है, प्रतिबिंब जो है, वो केवल 3 एलिमेंट्स की वजह से ही होंगे। और वे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? वे एक साइक्लिक परम्यूटेशंस होंगे तीनों ही। जो साइक्लिक परम्यूटेशंस पूरी तरह से साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं है, वे परम्यूटेशंस आइसोमॉर्फिक इमेजेस नहीं होंगे, क्योंकि 6 में से केवल 3 ही आइसोमॉर्फिक इमेजेस हैं। तो सबसे पहले तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है, इससे बनने वाले टोटल 6 परम्यूटेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए तो 6 ही है, तो आसान है जल्दी करना, जबकि इसके लिए तो टोटल बनने वाले परम्यूटेशंस की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24 गुणा 1, यानी 24 टोटल परम्यूटेशंस बनेंगे यहाँ। तो 24 के 24 तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा एक ट्रिक ज्ञात करने की। जो इमेजेस होंगी ना आइसोमॉर्फिक इमेजेस, वो ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, इसलिए इनकी आइसोमॉर्फिक इमेजेस भी 4 ही होंगी। ठीक है, जितने एलिमेंट्स किसी ग्रुप में होते हैं उससे बनने वाले परम्यूटेशंस का जो ग्रुप होता है उसमें भी उतनी ही आइसोमॉर्फिक इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक इमेजेस, इसमें मैं आपको ज्ञात सीधी आइसोमॉर्फिक इमेजेस कैसे लेके जाती हैं वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। इसमें भी वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं ना, हालांकि इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो 6 है उसमें 3 कौन कौन से होंगे और क्यों होंगे। ठीक है, देखिए टोटल परम्यूटेशंस 3 है, इसकी वजह से 6 बनेंगी। क्या क्या बन सकते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऊपर है, तो सब में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा सब में इसी तरह से लिखा। ठीक है, अब इनकी 1 की इमेज 1 हो सकती है, 1 की ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइन में इस तरह से है। 1 की ओमेगा भी हो सकती है, 1 ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की 1 हो सकती है इमेज। तो इस तरह से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 की ओमेगा स्क्वायर हो सकती है, ओमेगा की 1 हो सकती है, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा हो सकती है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ये 6 परम्यूटेशंस बन रहे हैं और 6 के 6 अलग है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें से आइसोमॉर्फिक इमेजेस कौन सी हैं? P1 P2 P3। तो P1 एरा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट परमानेंटली आप समझ सकते हैं, कोई भी परम्यूटेशंस आप बनाएंगे उसमें से जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो बन रहा है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है, वो एक तो हमेशा आइसोमॉर्फिक इमेज होती है। ठीक है, अब पीछे बचे P2 और P3, ये आइसोमॉर्फिक इमेजेस क्यों है? क्योंकि ये साइक्लिक परम्यूटेशंस हैं। ये तीनों नीचे जो बचे हुए साइक्लिक परम्यूटेशंस नहीं है, पूरी तरह से साइक्लिक परम्यूटेशन होना चाहिए तीनों के 3 एलिमेंट्स या 5 जो भी एलिमेंट्स हो उनके लिए। ठीक, तो देखिए 1 की इमेज ओमेगा, ओमेगा की इमेज ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की इमेज वापस 1, तो 1 से ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर से वापस 1, यानी कि पूरा एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 की इमेज ओमेगा स्क्वायर की इमेज ओमेगा और ओमेगा की इमेज 1, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं 1 की इमेज ओमेगा की इमेज ओमेगा स्क्वायर की इमेज वापस 1। देखिए यहाँ पे इमेज ये बैठ रही है 1 की इमेज ओमेगा, यहाँ पे ये बैठ रहा है 1 की इमेज ओमेगा, ओमेगा की इमेज ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की इमेज वापस 1। इसके लिए तो ये बैठ रहा है, इसके लिए क्या इस तरह से बैठ रहा है कि 1 की इमेज यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, ये उल्टे क्रम में होगा। 1 की इमेज ओमेगा स्क्वायर की इमेज ओमेगा और ओमेगा की इमेज वापस 1, ओमेगा की इमेज 1। इसमें तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन इस क्रम में है, जबकि इसमें ये साइक्लिक परम्यूटेशन इस क्रम में होगा। ठीक है, तो यही है, बाकी के लिए साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज 1 हो गई है, जबकि दोनों के लिए साइक्लिक परम्यूटेशन बन रहा है। साइक्लिक परम्यूटेशन यानी पूरा का पूरा साइक्लिक परम्यूटेशन बनना चाहिए, और ये जो है वो आइसोमॉर्फिक इमेजेस हैं। अब इन आइसोमॉर्फिक इमेजेस ज्ञात करने का सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा परम्यूटेशंस बनेंगे तो आप सभी परम्यूटेशंस को निकाल करके उसमें से आइसोमॉर्फिक इमेजेस कौन सी होंगी ये निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसको निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले तो 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा सभी के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे जो इमेजेस बनेंगे उसमें आइसोमॉर्फिक इमेजेस ज्ञात करने का तरीका देखिए, चल लिख लिए 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब नीचे भी सबके लिए 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा लिख लेंगे। उसके बाद नीचे जो इमेजेस लिखी हुई ना उसमें सबसे पहले 1 का गुणा कर दीजिए, दूसरे बार में जो बनेगा उसमें -1 का गुणा कर दीजिए, तीसरे बार में जो बनेगा उसमें आप आयोटा का गुणा कर दीजिए, चौथी बार में जो बनेगा माइनस आयोटा का गुणा कर दीजिए। ठीक है, नहीं ऊपर तो सेम है, ऊपर वालों को तो छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नीचे जो बन रहे हैं नीचे सेम लिखेंगे, पहले तो 1 की 1 -1 आयोटा का आयोटा और माइनस आयोटा का माइनस आयोटा, नीचे 1 का गुणा करेंगे तो ये सेम बनेगा। ठीक है, ये किस तरह से लिखा मैंने बताया, इस तरह से लिखा। देखिए 1 के नीचे 1 क्यों है? क्योंकि 1 के नीचे आप सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ गुणा करना। ठीक है, तो
1 के नीचे 1 का गुणा कर रहे हैं पहले वाले के लिए, तो माइनस नीचे माइनस 1 के नीचे भी -1 है क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है, इसके नीचे सेम रहेगा। तो एक तो ये बना साइक्लिक परम्यूटेशन के साथ ये क्यों है, क्योंकि इस बार -1 का गुणा हो गया, -1 का गुणा करना है। तो 1 के नीचे 1 लिखा था, -1 का गुणा होने की वजह से -1 हो गया। 1 के नीचे -1 के नीचे -1 ही लिखा था, -1 का गुणा होने की वजह से 1 हो गया। आयोटा के नीचे आयोटा ये लिखा था, -1 का गुणा होने की वजह से आयोटा के नीचे माइनस आयोटा हो गया, और माइनस आयोटा के नीचे माइनस आयोटा ये लिखा था, -1 का गुणा होने से आयोटा हो गया। तो इसी तरह से फिर आप -1 का गुणा हो गया, तो अब अगली बार आयोटा का गुणा करेंगे, उससे अगली बार में माइनस आयोटा का गुणा करेंगे। ठीक, तो फिर ये इमेजेस किस प्रकार से बनेंगी, 1 की आयोटा, -1 की माइनस आयोटा, आयोटा की -1 और माइनस आयोटा की 1, और इसी तरह से ये बन जाएगी 1 की माइनस आयोटा की, इसी तरह से ये चौथा बन जाएगा 1 की माइनस आयोटा, -1 की आयोटा की 1 और माइनस आयोटा की -1। तो इस प्रकार से 4 जो है वो आइसोमॉर्फिक इमेजेस हैं इस ग्रुप के लिए। ठीक है, और इसके लिए ये 3 ऊपर वाले जो हैं, ये इसकी आइसोमॉर्फिक इमेजेस हैं। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण उदाहरण भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत जो भी हमने की है उसका फल यही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।